नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का अभियान जारी। रफा में भी तेज की कार्यवाही। इजरायल के स्मृति दिवस पर सैनिकों और नागरिकों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को नेस्तनाबूद करने का दोहराया संकल्प। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर हुआ समझौता। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 साल के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए मिलेगा नया रूट। रूस ने यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में कई गांवों पर नियंत्रण का किया दावा। खार्किव के गवर्नर ने कहा, छोटे समूहों में हमला कर रूसी सेना अग्रिम मोर्चे के विस्तार का कर रही है प्रयास। यूक्रेनी सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। हश मनी मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहन अदालत में हुए पेश। ट्रंप की ओर से कभी कभी झूठ बोलने और लोगों को धमकाने की कबूली बात। दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर। इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में आई बाढ़ से 43 लोगों की मौत। पिछले दिनों अफगानिस्तान में आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। 300 से अधिक लोगों की हुई थी मौत। ब्राजील में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 143। और सुर्खियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। शुरुआत करेंगे एशिया का आईना के जरिए। इजरायल के स्मृति दिवस पर हमास के खिलाफ जारी युद्ध में मारे गए इजरायली सैनिकों और नागरिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को इजरायल के अस्तित्व, स्वतंत्रता और समृद्धि को बचाने का संघर्ष करार दिया। वहीं गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना अब भी चुनौती बना हुआ है। उधर रफाह से भी लोगों का पलायन जारी है। अब तक 3,60,000 लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। सुबह के 11 बजे सायरन की आवाज के साथ ही पूरा इजराइल 2 मिनट के लिए ठहर गया। दुश्मनों के हाथों मारे गए सैनिकों और नागरिकों की कुर्बानी को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। एक समारोह के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को नेस्तनाबूद करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने हमास के खिलाफ युद्ध को इजराइल के अस्तित्व, स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि को सुरक्षित करने वाला कदम बताया। युद्ध बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द घूमता है। या तो हम हैं इजराइल या वे हमास राक्षस। या तो निरंतर अस्तित्व, स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि, या विनाश, वध, बलात्कार और दास्ता। उधर सोमवार को इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के उन इलाकों में फिर से कब्जा कर लिया जहां महीनों पहले हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया गया था। इजराइल ने महीनों तक चले ऑपरेशन के दौरान उत्तरी गाजा में हमास की कमांड संरचना को नष्ट करने का दावा किया था। संघर्ष शुरू होने के बाद आईडीएफ ने इलाके में भारी बमबारी की, लेकिन अब फिर से लड़ाई शुरू हो गई है और इजरायली टैंक जबालिया शरणार्थी शिविर में घुस गए हैं। आईडीएफ ने कहा है कि हमास हाल के हफ्तों में जबालिया में अपनी सैन्य क्षमताओं को बहाल करने की कोशिश कर रहा है और हमारी तरफ से इन प्रयासों को खत्म करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं आईडीएफ के टैंक और सैनिक दक्षिण में रफा के राजमार्ग से आगे निकल गए हैं। रफा में छिड़े गए अभियान के चलते मिस्र से लगती सीमा पर मुख्य क्रॉसिंग को बंद किए जाने से गाजा में पहले से ही गंभीर मानवीय स्थिति बेहद खराब हो गई है। रफा से लोगों का पलायन जारी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की माने तो अब तक 3,60,000 से अधिक लोग शहर को छोड़कर जा चुके हैं।
संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि आटे की 38 ट्रक पश्चिमी इरेस क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा पहुंची, लेकिन पिछले एक हफ्ते से दक्षिणी गाजा में 2 मुख्य क्रॉसिंग से कोई भी राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है। उधर मिस्र के विदेश मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकेन से कहा कि गाजा, खासतौर से रफा में चल रहे इजरायली सैन्य अभियान के कारण सीमावर्ती इलाकों में गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो गई हैं। उन्होंने एंटनी ब्लिंकेन से फोन पर हुई बातचीत में गाजा में सहायता वितरण को फिर से शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले हफ्ते इजरायल ने पूर्वी रफा में टैंक और सेना भेजकर अंतर्राष्ट्रीय विरोध को खारिज कर दिया, जिससे एक प्रमुख सहायता मार्ग प्रभावी रूप से बंद हो गया। लंबी धमकियों के बाद रफा में शुरू किए गए इजरायली सैन्य अभियान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ईयू ने इजरायल की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार बताया। इस बीच हमास के सशस्त्र विंग ने कहा है कि 4 इजरायली बंधकों की सुरक्षा के प्रभावी बंदूकधारियों से संपर्क टूट गया है। इजरायली आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर को अगवा किए गए 252 लोगों में से 128 लोग आज भी गाजा में हैं। उनमें से कम 36 को इजरायली फोरेंसिक समिति ने मृत घोषित कर दिया है। इजरायल के मेमोरियल डे से पहले गाजा बंधकों की रिहाई की मांग की गई। इजरायल का कहना है कि गाजा में हमले का उद्देश्य बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और हमास को खत्म करना है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को अब फाइनल कर दिया है। चाबहार बंदरगाह के लिए दोनों देशों के बीच 2 दशकों से भी अधिक समय से बातचीत चल रही है। इस समझौते के बाद 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर भारत का नियंत्रण हो जाएगा। सोमवार का दिन भारत और ईरान के संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस दिन ईरान और भारत के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर एक बड़ा समझौता संपन्न हुआ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत की है। और ये बहुत साल से बातचीत चल रहे थे। इतना दिन तक तो ये शॉर्ट टर्म के थे, तो इसलिए इस पोर्ट के भविष्य को मजबूत बनाने के सिलसिले में और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को साकार करने के लिए आज ऐसे एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। इस समझौते को लेकर भारत के बंदरगाह और नौवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सोमवार को तेहरान पहुंचे और वहां ईरान के अपने समकक्ष मंत्री के साथ एक विशेष बैठक की। बैठक में दोनों देशों ने चाबहार पोर्ट के विकास और पोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी के हब के तौर पर स्थापित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। चर्चा में इस बात को रेखांकित किया गया कि यह पोर्ट अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र के लिए भारत की प्रमुख संपर्क कड़ी के रूप में अहम साबित होगा। तेहरान यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच नए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर के गवाह बने। अनुबंध के तहत IPGL अनुबंध की अवधि के दौरान बंदरगाह को और अधिक सक्षम और संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। 10 साल की अवधि के अंत में दोनों पक्ष चाबहार में अपना सहयोग और बढ़ाएंगे। IPGL बंदरगाह को और अधिक सक्षम करने में लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। भारत ने चाबहार से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के मकसद से पारस्परिक रूप से पहचानी गई परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर क्रेडिट विंडो की भी पेशकश की है। ईरान में भारतीय दूतावास ने एक्स पर कहा है कि इस अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ ही हमने चाबहार में भारत की दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर से चाबहार बंदरगाह की व्यवहार्यता पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। चाबहार न केवल भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह है, बल्कि समुद्र दृष्टि से भी ये एक उत्कृष्ट बंदरगाह है। इस कदम को भारत के लिए ईरान और मध्य एशिया में भू राजनीतिक पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। ये पहली बार होगा जब भारत विदेश की धरती पर किसी पोर्ट का प्रबंधन अपने हाथों में लेगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चाबहार भारत के लिए इतना अहम क्यों है? भारत को इससे किस तरह का लाभ होगा? दरअसल दोनों देशों के बीच इस समझौते से बड़े क्षेत्रीय प्रभाव पड़ेंगे। इससे साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच ईरान के रास्ते एक नया ट्रेड रूट खुल जाएगा। चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र के लिए भारत की प्रमुख संपर्क कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इससे भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना है, जो भारत को ईरान के माध्यम से रूस से जोड़ता है।
ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और अंततः मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने में सक्षम बनाएगा। चाबहार की वजह से पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट की अहमियत कम हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट में चीन का निवेश है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी इससे गहरा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, भारत ने ईरान में 213 किलोमीटर लंबी जारांस दिलाराम सड़क का काम भी पूरा कर लिया है। ये सड़क अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से निकलती है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान प्रांत में पड़ता है। ये कई देशों के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र है, साथ ही ओमान और फारस की खाड़ी के भी करीब है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह को विकसित किए जाने को लेकर समझौता हुआ था। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस समझौते से दोनों देशों के आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे। मानवीय भूलों की वजह से जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो परिणाम भयावह होते हैं। यही वजह है कि कहीं भारी बारिश, कहीं भयानक बाढ़ तो कहीं भीषण ज्वालामुखी की घटनाओं से धरती कांप रही है। हाल ही में अफगानिस्तान में आई भारी बारिश और बाढ़ ने 315 लोगों की जान ले ली, तो वहीं इंडोनेशिया के सुमात्रा में भारी बारिश और ज्वालामुखी गतिविधियों से पनपे ठंडे लावा ने 43 लोगों की जान ले ली। वहीं ब्राजील में भी बारिश और बाढ़ के बाद बनी जलभराव की स्थिति में आपराधिक घटनाएं बढ़ने की खबरें आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन ने अपने खतरनाक परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहीं जंगलों की आग तो कहीं भूस्खलन की घटना। बेमौसम बरसात जैसी तमाम प्राकृतिक आपदाएं आगे आने वाले किसी बड़े खतरे की आहट हैं। इंडोनेशिया, ब्राजील, अफगानिस्तान समेत कई देश बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ ने करीब 315 की जान ले ली है और 1600 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शां, गौर, बागलान और हेरात प्रांत बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। वहीं अभी कई लोग लापता हैं। उनके बाढ़ के पानी के साथ आए कीचड़ में दबे होने की आशंका है। लोग अपने घरों में घुस गए कीचड़ को निकालने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। अफगानिस्तान की मदद के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह आगे आ रहे हैं और स्थानीय प्रशासन भी लोगों तक मदद पहुंचाने के प्रयास कर रहा है। हमने अपनी ओर से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जरूरी खाना और मदद भेजी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण हमारे प्रयासों पर असर पड़ रहा है। हमारे नागरिक और अन्य संगठन प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है, जहां एक ओर पश्चिमी सुमात्रा राज्य में भारी बारिश के साथ साथ ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण अचानक आई बाढ़ और ठंडे लावा के कारण 43 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं इंडोनेशिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट मारापी से बहने वाला ये ठंडा लावा लोगों के लिए बाढ़ के पानी के साथ आफत बनकर उभरा। क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होने के बाद लोग पीने के पानी समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम 2 टीमों में बंटकर करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में सफाई करने का काम कर रहे हैं। साथ ही हम 60 साल के सलीम और सहार नाम के 2 पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं। ब्राजील में एक और भारी बारिश तो थम गई है, लेकिन कई जगहों में जलभराव के कारण आपराधिक घटनाओं को शह मिल रही है। पुलिस जलमग्न इलाकों में पेट्रोल कर रही है, लेकिन जलमग्न इलाकों में डकैती और लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं देश में रोज मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ब्राजील में अब तक बाढ़ के कारण 143 लोगों की मौत हुई है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के लिए विश्व भर के बड़े नेता एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बड़े बड़े वैश्विक सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इन सम्मेलनों में लिए गए फैसलों का असर जमीनी तौर पर ना के बराबर ही दिखता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बड़े पैमाने पर जारी विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसा के दौरान कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने कहा है कि मुजफ्फराबाद में पुलिस की फायरिंग में कम से कम 3 लोग मारे गए, जबकि 19 लोग घायल हैं। उन्होंने इस मसले पर भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है।
It seemed as if the Rangers have disappeared from the scene, but then they came with heavy contingency of Rangers. They began straight firing, and in that straight firing, up till now, at least 3 people have lost their life, and more than 19 people are wounded, and the death toll is said to maybe increase. We are in a desperate situation. We need the international community to come and stand by us, raise their voice for us. The Indian rapporteur in the United Nations, we request them to raise their voice at the United Nations Forum. We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador and ask for an explanation. This is broad daylight murder that is taking place in POJK. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने हथियार कारखानों का दौरा किया। इसी के साथ उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा बढ़ाए जा रहे सैन्य हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की। उत्तर कोरिया ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की आड़ में ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप को तुरंत रोक दे। उत्तर कोरिया के आधिकारिक प्रसारक ने किम की तस्वीरें साझा की, जिसमें किम स्नाइपर राइफल, रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किम ने इस दौरान हथियारों की गुणवत्ता की प्रशंसा की और हथियारों के उत्पादन को जारी रखने के निर्देश दिए। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की, और आइए अब बात करते हैं अमेरिकाना की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे गुप्त धन मामले में आज 16वें दिन की सुनवाई में एक नया मोड़ आया है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने कोर्ट में गवाही दी। माइकल कोहेन ने कबूल किया कि उन्होंने लंबे समय तक ट्रंप के फिक्सर के रूप में काम किया। इसी के साथ ही उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने कई बार ट्रंप के लिए झूठ बोला और लोगों को धमकाने का काम भी किया था। कोहेन एक समय में ट्रंप के सबसे वफादार थे, लेकिन अब वो ट्रंप के खिलाफ गवाही देने वाले मुख्य गवाहों में से एक हैं। और आइए अब यूरोप इन दिनों के जरिए नजर डालते हैं यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के मंत्रिमंडल में एक आश्चर्यजनक फेरबदल में लंबे समय से सेवारत रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटा दिया है और उनकी जगह बिना सैन्य अनुभव वाले अर्थशास्त्री
आंद्रेई बेलोसोव को नियुक्त किया है। इस बदलाव की घोषणा तब की गई है जब पुतिन अपना 5वां कार्यकाल शुरू कर रहे हैं और ये यूक्रेन में चल रहे रूसी सैन्य अभियानों के बीच आया है। इस बीच अपने जमीनी अभियान के तहत रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है। पिछले हफ्ते रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में अपना जमीनी अभियान शुरू किया था। अब रूसी सेना ने क्षेत्र के करीब 9 गांवों को अपने नियंत्रण में लेने के साथ ही पूर्वोत्तर में युद्ध का नया मोर्चा खोलने का दावा किया है। क्षेत्र में रूसी सेना के बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेन ने खार्किव मोर्चे पर अपने कमांडर को तब्दील कर दिया है। ब्रिगेडियर जनरल माइखाइलो द्राप्ती को नया कमांडर चुना गया है। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ने कहा है कि रूसी सेनाओं ने कई इलाकों पर हमला कर जंग के इस मोर्चे को विस्तार देने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी सेना रूस को रोकने में अब तक सफल रही है, लेकिन खतरा बना हुआ है कि लड़ाई नए इलाकों तक फैल सकती है। खार्किव में तेज होते रूसी हमलों के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को सबको चौंकाते हुए रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को पद से हटाते हुए उनकी जगह अर्थशास्त्री आंद्रे बेलोसोव को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियानों के पहले वर्ष में कीव पर कब्जा न कर पाना, खार्किव और दक्षिणी खेरसान क्षेत्रों से पीछे हटने पर मजबूर होने जैसी कई बड़ी सैन्य असफलता के बावजूद पुतिन शोइगु के साथ खड़े रहे। क्रेमलिन ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि 2012 से रक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे शोइगु को रूस की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया जाए। पदभार संभालने के बाद आंद्रे बेलोसोव ने कहा कि सैनिकों को आवास, अस्पताल और कल्याणकारी लाभों तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है। विशेष सैन्य अभियान से छुट्टियों पर आने वाले सैनिकों नागरिक चिकित्सा संस्थानों में ले जाना सही नहीं है। इस मामले को हल करने की आवश्यकता है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के 16 मिसाइलें और 31 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की ओर से 12 मिसाइलें बेलग्रेड शहर पर दागी गई। रविवार को शहर पर यूक्रेन की ओर से दागी गई सोवियत युग की मिसाइल हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच यूक्रेन ने राजधानी कीव के बाजारों और लवीव के रक्षा उद्यम पर रूसी हमलों की साजिश को विफल करने का दावा किया है। यूक्रेन ने इस साजिश में शामिल 2 रूसी एजेंटों को भी पकड़ने की बात कही है। इस बीच जर्मनी ने नाटो सैन्य गठबंधन द्वारा यूक्रेन पर लागू नो फ्लाई जोन को अस्वीकार कर दिया है। जर्मनी के कुछ सांसदों द्वारा इस पर अमल करने की मांग पर सरकार ने कहा है कि वो अपने पुराने रुख पर कायम है। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा जंग शुरू होने के बाद पहली बार सर्बिया के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मिलोस विसोविक से मुलाकात की। पारंपरिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य संबंधों के कारण सर्बिया में रूस समर्थक भावना प्रबल रही है। सर्बिया ने रूस के खिलाफ युद्ध का समर्थन का भरोसा तो दिया, लेकिन रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने से पीछे हट गया। सर्बिया ने 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद कई बार इसकी निंदा की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल होने से उसके इनकार के कारण कीव के साथ संबंधों में खटास आई है। कैटेलोनिया में रविवार को हुए क्षेत्रीय चुनाव में पेड्रो सांचेज की सोशलिस्ट पार्टी ने सबसे बड़ा वोट प्रतिशत हासिल किया है। स्पेन का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र कैटेलोनिया स्थानीय संसद के लिए हुए चुनाव में अलगाववादी पार्टियों को जोरदार झटका लगा है। करीब 1 दशक से सत्ता पर काबिज अलगाववादी पार्टियां बहुमत से दूर होती दिखाई दे रही हैं, जबकि सोशलिस्ट पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 42 सीटें हासिल की हैं। रविवार को हुआ चुनाव एक तरह से स्पेन से अलग होने के समर्थन नापने का बैरोमीटर माना जा सकता है। चुनाव नतीजों से साफ हो गया है कि स्पेन से अलग होने का समर्थन करने वालों में गिरावट आई है। स्वतंत्रता के लिए समर्थन करने वालों का आंकड़ा जहां 2017 में 49% था, जो अब घटकर 42% तक रह गया है। हालांकि स्वतंत्रता के समर्थक 4 पार्टियों को 61 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 68 है। चुनाव में प्रचार के दौरान सूखे और आवास संकट जैसी चुनौतियों के सामने कैटेलोनिया का स्पेन के बाकी हिस्सों के साथ संबंध का मुद्दा काफी पीछे छूट गया। कैटेलोनिया के पूर्व राष्ट्रपति पुइगे मोंट की कट्टरपंथी टुगेदर फॉर कैटेलोनिया
GX-CAT 35 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर है। GX-CAT ने कैटेलोनिया रिपब्लिकन लेफ्ट यानी ERC को पीछे ढकेलते हुए स्वतंत्रता के समर्थक के तौर पर खुद को बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित किया है। ERC सरकार ने क्षेत्र के वार्षिक बजट को पारित कराने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटा पाने में विफल रहने के बाद मध्यवर्ती चुनाव कराया। पुigdemont ने कहा है कि स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले मतदाताओं के घरों से नहीं निकलने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। हम आने वाले दिनों एक मजबूत सरकार के गठन का प्रयास करेंगे ताकि मध्यावधि चुनाव से बचा जा सके। उधर जी से उत्साहित सोशलिस्ट नेता साल्वाडोर इला ने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कैटेलोनिया ने एक नए युग की शुरुआत का फैसला किया है और सोशलिस्ट पार्टी इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि हम कैटेलोनिया में एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं और मैं राज्य का अगला राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूं। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कैटेलोनिया में अपनी सोशलिस्ट पार्टी की जीत को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने साल्वाडोर इला को बधाई दी है। सांचेज इस परिणाम को कैटेलोनिया में अपनी नीतियों की जीत के तौर पर देख सकते हैं, खासतौर से उस विवादास्पद कानून को लेकर जिसके तहत अलगाववादी गतिविधियों में शामिल नेताओं को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कैटेलोनिया उत्तर पूर्वी स्पेन में आइबेरियन प्रायद्वीप में एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जिसकी अपनी भाषा, संसद, झंडा और राष्ट्रगान है। ये क्षेत्र लंबे समय से स्पेन का औद्योगिक क्षेत्र रहा है। यहाँ राष्ट्रवादियों की शिकायत है कि कैटेलोनिया केंद्र सरकार को अधिक पैसा भेजता है जबकि इसके जवाब में उधर से बहुत कम धन प्राप्त होता है। लिहाजा स्पेन से अलग होने की मांग यहाँ लंबे समय से चली आ रही है। 2017 में इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया जिसमें स्वतंत्रता को मंजूरी भी मिल गई, लेकिन स्पेन की संसद ने इसे अवैध करार दिया। कई अलगाववादी नेताओं पर मुकदमा चला तो कई देश छोड़कर भाग गए। इसमें पुigdemont भी शामिल हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए नजर डालते हैं विश्व संस्कृति पर। दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक 77वें कान फिल्म महोत्सव 14 मई से 25 मई को दक्षिण फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सिनेमा के लिए भी यह ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि देश की फिल्मों की एक विविध श्रृंखला वैश्विक मंच पर धूम मचाने वाली है। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।